हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष तिवारी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर पर। विलियम शेक्सपियर, आप लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस में है, तो विलियम शेक्सपियर किसी न किसी तरीके से जरूर आप तक पहुंच जाते हैं ना। क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि बिना इनके शायद लिटरेचर ही अधूरा है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट इनके बारे में बोला जाता है। तो आज उन्हीं विलियम शेक्सपियर को एक सेशन में समेटने की कोशिश करेंगे ना। वन सेशन ऑल इंफॉर्मेशन। कोशिश करेंगे कि एक सेशन में आपके जितने भी टीजीटी, पीजीटी या अदर जो एग्जाम्स हैं जिनके लिए विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उन एग्जाम्स से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नो डाउट विलियम शेक्सपियर इतनी बड़ी रेंज है कि विलियम शेक्सपियर को एक सेशन में कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन फैक्ट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में इसी पर बातचीत करेंगे। तो जो लोग जुड़ गए हैं सेशन के साथ, उनसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जहाँ भी जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, ताकि और भी लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें। जल्दी से शेयर करके आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से। और आज का पॉजिटिव थॉट कहता है, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। अगर आप पॉजिटिवली किसी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं विद पॉजिटिव थिंकिंग, रिजल्ट आपका सक्सेस ही होगा, सफलता ही होगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई काम करते हैं बट उस काम में हमारा मन नहीं लगता, या हम उस काम के प्रति पहले से कोई ऐसा परसेप्शन अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। इतने निगेटिव थॉट से घिर जाते हैं ना कि कई बार वो हमारे पोटेंशियल में होने के बावजूद वी कांट परफॉर्म ऑन दैट एक्शन ना, हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते। इसलिए अपनी समझ रखिए, अपने आप को जानिए। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यू मस्ट नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या कर सकते हैं, वो जरूर ध्यान रखिए, अपने बारे में जरूर जानिए। याद होगा एक टेलीविजन सीरियल आता था शक्तिमान, उसके टाइटल सॉन्ग में बजती थी एक लाइन, होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान ना। बस जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे उसी दिन आप शक्तिमान बन जाएंगे। अपने आप को जानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे जिस दिन आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार आप कोशिश करना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विलियम शेक्सपियर के जन्म से। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर के बर्थ से रिलेटेड कोई भी सर्टेन इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन विलियम जे लॉन्ग एक फैक्ट रखते हैं, और वो फैक्ट ये है कि इनको 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया। बैप्टाइज होता है नामकरण संस्कार, जैसे हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है वैसे वहां होता है बैप्टाइजेशन। तो बैप्टाइजेशन एक्चुअली थर्ड डे होता है, यानी तीसरे दिन होता है बर्थ के, थर्ड डे आफ्टर बर्थ, बर्थ के तीसरे दिन होता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 23 अप्रैल 1564 जो है ये विलियम शेक्सपियर का प्रोबेबल बर्थडे होगा ना, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। और यही सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, 23 अप्रैल 1564 विलियम शेक्सपियर का जन्म। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन को लेकर कंफ्यूजन है। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन प्रेफर करते हैं हम ना, उसी को आप आंसर में लगाएंगे। चलिए, अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है। प्रोबेबल एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, क्योंकि 23 अप्रैल हम लोगों ने इनका जन्मदिन भी निकाला, तो उसी दिन, यानी उसी दिन नहीं मतलब डे सेम था, ईयर आपका चेंज हो गया था। 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर, जो कि ट्रेडर थे कॉर्न, मीट, लेदर और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के। और इनकी मदर का नाम मिलता है मैरी ऑर्डन। माता पिता की डिटेल हो गई। शेक्सपियर कहा जाता है कि प्रोबेबली इन्होंने ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड ज्वाइन किया था, लेकिन इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इनिशियल एजुकेशन के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जहां इन्होंने स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक सीखा ना, ऐसा जॉनसन प्रेफर करते हैं, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक उन्होंने सीखा था।
15, हालांकि कुछ क्रिटिक इस बात को भी कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि विलियम शेक्सपियर की स्कूलिंग नहीं होगी? जिस आदमी की इंग्लिश लैंग्वेज पर इतनी अच्छी कमांड हो, क्या वो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के इतनी अच्छी कमांड रख सकता है? ऐसे कुछ क्रिटिक भी कहते हैं। लेकिन एक और फैक्ट उसके साइड बाई साइड चलता है कि विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे नए शब्द इस्तेमाल किए, बहुत सारे नए वर्ड्स यूज किए। यानी जहां उनको लगता था इसके लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है, जहां पर इसके लिए मेरे पास सुटेबल वर्ड नहीं है, वहां वो अपने हिसाब से एक शब्द बना देते थे और उसको यूज कर लेते थे, तो कहते थे मेरी मीनिंग यही, आपको जो समझना है समझ लीजिए ना। तो ये भी एक फैक्ट आता है। लेकिन कुछ क्रिटिक मानते हैं कि वो एजुकेटेड थे। हालांकि मैक्सिमम जो प्रूफ मिलते हैं वो ये है कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, बहुत इनिशियल स्टेज में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 1582 में इनका विवाह होता है एने हैथवे से, जो कि 8 साल इनसे सीनियर थी, 8 साल इनसे बड़ी थी एज में। एने हैथवे से 1582 में इनका विवाह होता है और इनको पहला जो बच्चा होता है, पहली संतान जो इनके घर में आती है, वो आफ्टर 6 मंथ, विवाह के 6वें महीने के बाद ही हो जाती है। इनकी सबसे बड़ी बेटी सुसाना ना, जिसको 26 मई 1583 को बैप्टाइज किया गया। इसका मतलब इनकी भी प्रोबेबल डेट जो है वो 23 में 1583 होगी जन्म की। 2 साल बाद इनको 2 ट्विंस होते हैं इनके घर में, हैमलेट और जूडियथ। सुसाना की शादी जॉन हॉल से होती है, जो कि फिजिशियन है। जूडियथ की शादी थॉमस क्विंसी से होती है और इनका एकमात्र बेटा जो हैमलेट होता है उसकी डेथ हो जाती है। 11 ईयर ओल्ड वो रहता है, मात्र 11 साल की उम्र में, 1596 में। 1596 में अगस्त 11 वो डेट मेंशन होती है, अगस्त 11 1596 इनके बेटे की डेथ हो जाती है, एकमात्र बेटा जो था। About the year 1587 he left his family and went to London। 1587 के आसपास का टाइम मिलता है बुक्स में, जिसमें ये कहा जाता है कि अपने परिवार को छोड़कर लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स ज्वाइन कर लिया था। एक फैक्ट और निकल के आता है इनके बारे में कि इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड यानी अपना घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके ऊपर हिरन चुराने का आरोप लगा था, डियर स्टीलिंग का आरोप लगा था। सर थॉमस लूसी पार्क से इनके ऊपर डियर चुराने का आरोप लगा था और वो बात रिवील हो गई थी। शर्मिंदगी से बचने के लिए ये वहां से छोड़कर लंदन आ गए थे, ऐसा कहा जाता है। 1587, नोट कर लीजिए, 1587 से 1592 तक वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता, कहीं मेंशन नहीं है। इसी को लॉस्ट ईयर भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में इसी को लॉस्ट ईयर कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 7 ईयर का ड्यूरेशन है, नहीं, 1587 टू 92 5 साल का ड्यूरेशन है, जहां ये पता ही नहीं चलता कि विलियम शेक्सपियर क्या कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि वो थिएटर जाने वालों के लिए हॉर्स पकड़ा करते थे ना, जो थिएटर जाते थे उनका हॉर्स पकड़ा करते थे, हॉर्स जैसे आजकल गाड़ी पार्किंग लोग करते हैं वैसे उस समय वो व्यवस्था थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो अलग अलग जगह पर घूम रहे थे और कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे, तो अलग अलग फैक्ट है। बट एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट दीज ईयर्स कि वो कर क्या रहे थे 1587 टू 92। इसी को लॉस्ट ईयर कहते हैं। लॉस्ट ईयर पर क्वेश्चन बनता, जानते रहिए। 5 साल का ड्यूरेशन है 87 टू 92। 1597 में 92 से इनके प्लेस जो है वो आने लगे थे, परफॉर्म होने लगे थे, तो पैसा कमाना शुरू कर दिया। 97 में अपने ही जहां पे इनका नेटिव प्लेस था स्ट्रैटफोर्ड, वहीं पर इन्होंने एक बड़ा सा मकान खरीदा जिसको उन्होंने न्यू प्लेस नाम दिया था। फॉर इज लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल्स, विलियम शेक्सपियर के सोर्सेस क्या हैं? जब वो लिखते थे तो वो सोर्सेस कहाँ से उठाते थे? तो शेक्सपियर डिपेंड्स थे मेनली किस पर? हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। इसके अलावा नॉर्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च फैटुअस लाइव्स। इसके लिए वो अपने हिस्टोरिकल मटेरियल्स के जो कंटेंट थे वो आप यहाँ से उठाया करते थे। ये उनके प्रोबेबल सोर्सेज हैं जहाँ से, हालांकि अलग अलग प्ले के अलग अलग सोर्स भी हैं, लेकिन जो एक जो हमको ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है, ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो ये सोर्सेज हैं जो विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले के लिए प्रेफर किए जाते हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट भी लिखा था, जो कि 1609 में पब्लिश हुआ था टॉमस थोरपे के द्वारा, टी के द्वारा, टॉमस थोरपे के द्वारा। विलियम जे लॉन्ग, इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 पीरियड में डिवाइड किया है। पहला, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अ पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन थर्ड, एंड द फोर्थ वन इज पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, विलियम जे लॉन्ग। हालांकि डाउडेन ने भी इनके लिटरेरी करियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसको आगे जानेंगे कि वो 4 पार्ट कौन सा है ना? पहला जो क्रिटिसिज्म विलियम शेक्सपियर के वर्क पर मिलता है हमको,
पहला जो क्रिटिसिज्म जो बहुत हाईलाइट भी हुआ था वो आपके रॉबर्ट ग्रीन का था, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे। आपको पता है कितने यूनिवर्सिटी विट्स थे? टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे, जिसमें आप क्रिस्टोफर मॉलो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस पील ना, थॉमस नैश, तो ये सारे राइटर उसमें आपको मिलते हैं। 7 टोटल राइटर आपको यूनिवर्सिटी विट्स में मिलते हैं, जिनमें रॉबर्ट ग्रीन भी आपके एक थे, जिसमें से 6 राइटर थे जो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन थॉमस किड आपके ऐसे होते जो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी उनको उसमें शामिल किया जाता है। चलिए जी, 1592 में इनका एक पॉम्पलेट आता है रॉबर्ट ग्रीन का, ग्रोथ वर्थ ऑफ विट 1592। हालांकि रॉबर्ट ग्रीन की डेथ के बाद ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ था, पोस्टमसली मतलब आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए अपस्टार्ट क्रो कहा था, अपस्टार्ट क्रो कहा था। और ये पहला क्रिटिसिज्म विलियम शेक्सपियर के वर्क पर हमको मिलता है। मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि डाउडन ने भी विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने एक बुक लिखी, डाउडन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, जो कि 1875 में आई। इसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को 4 पीरियड में डिवाइड किया उनके लिटरेरी कैरियर को। पहला इन द वर्कशॉप, दूसरा इन द वर्ल्ड, तीसरा आउट ऑफ डेप्थ और चौथा ऑन द हाइट्स। 4 पार्ट में उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को डिवाइड किया है। एसी ब्रैडली जो सबसे ऑथेंटिक क्रिटिक माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर के, यानी इनकी जो बुक्स हैं, इनके जो क्रिएशन है, वो सबसे ऑथेंटिक और सबसे इंप्रेसिव शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। इन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी 1904 में, जो आज भी इंप्रेसिव बुक ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म मानी जाती है। जब आप पढ़ते हैं द टेम्पेस्ट, तो द टेम्पेस्ट में जो शिपरेक की घटना है, एक्चुअली वो ली गई थी एक सी वेंचर से जो बर्मुडास में हुआ था 1609 में। वहां से उसको इनिशिएट किया गया था, वहां से उसको लिया गया था। 1613 में जब हेनरी 8 का चल रहा था, वो प्रीमियर चल रहा था, उसी दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। पूछा जाता है ग्लोब थिएटर के साथ 1613 में क्या हुआ, तो इट बर्न डाउन, आग लग गई थी। किसका प्रीमियर चल रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो हेनरी 8 का प्रीमियर चल रहा था। और यहीं से विलियम शेक्सपियर ने राइटिंग छोड़ दी, यानी अपना वो सब कुछ छोड़ दिया, थिएटर छोड़ दिया, राइटिंग छोड़ दी, एक्टिंग छोड़ दी, वापस स्ट्रैटफोर्ड लौट गए वो, जहां 1616 में उनकी डेथ होती है। 1613 में ये जलता है और अगले साल, एक साल में 1614 में रीबिल्ड कर दिया जाता है ना, 1614 में ये रिबिल्ड कर दिया जाता है। कौन? ग्लोब थिएटर। जब आप विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एक शब्द आता है क्वार्टोज, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है क्वार्टोज। क्वार्टोज होता क्या है? क्वार्टोज एक्चुअली एक A4 साइज का पेपर, आप समझ लीजिए ना, कुछ उस टाइप का पेपर होता है। एक्चुअली अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। हाँ, जैसे ये एक पेपर होता है ना, इसी को 4 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे करके उसी को पढ़ रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्वार्टो बोलते हैं ना। आप देख रहे हैं ना, इसी को, एक पेज को 4 पार्ट में ब्रेक कर देना, 4 पार्ट में सॉरी मोल्ड कर देना, फोल्ड कर देना, उसी को क्वार्टो बोलते हैं। चीप टाइप का पेपर होता था। और 1594 से विलियम शेक्सपियर के प्ले प्रिंटेड होना शुरू हो जाते, ऐसा कहा जाता है। टाइटस एड्रोनिकस पहला प्ले था, पहली ट्रेजेडी थी जो इनकी प्रिंट होती है, क्योंकि क्वार्टो में पब्लिश नहीं होते थे, प्रिंट होते थे, ध्यान रखिए ना। स्मॉल चीप पंपलेट में, जिसको क्वार्टो कहा जाता था, जिस तरीके से प्रिंट होता था। विलियम शेक्सपियर के 18 प्ले जो हैं वो क्वार्टो एडिशन में प्रिंट हो चुके थे विलियम शेक्सपियर की डेथ तक, 1660 तक। और बाकी 3 प्ले इनके 1642 के पहले भी प्रिंट हुए। हालांकि आपको पता है कि 1623 के फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले इनके पब्लिश हो गए थे ना, एक साथ पब्लिश हुए थे 1623। इसीलिए विलियम शेक्सपियर के प्ले की पब्लिशिंग डेट आपको याद करना आसान हो जाता है। एक बार आप याद करते हैं 1623, सारे प्ले की डेट आपको मिल जाती है ना। लेकिन प्रिंट कब हुए थे, लिखे कब गए थे, ये कंफ्यूजिंग डेट है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। अब चलिए, फर्स्ट फोलियो क्या है? तो फर्स्ट फोलियो क्या है? पहला कलेक्टेड एडिशन है विलियम शेक्सपियर के प्ले का, फर्स्ट फोलियो, जो कि कलेक्ट किया गया और पब्लिश किया गया 1623 में, जिसमें 36 प्लेस जो हैं पहले फोलियो में आए थे, जिसमें से 18 तो प्रिंट हो चुके थे पहले ही, 18 अभी भी प्रिंट नहीं थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया। पेरिक्लिस एक प्ले है जिसको इसमें नहीं शामिल किया गया था, क्योंकि कहा जाता था कि वो उस समय इनकम्प्लीट था। टोटल 37 प्लेज आपको मिलते हैं विलियम शेक्सपियर के, जिसमें से पेरिक्लिस पब्लिश
नहीं हुआ था फर्स्ट फोलियो में। और ये जो फर्स्ट फोलियो था इसको कलेक्ट कौन किया था, पब्लिश कौन कराया था, तो विलियम शेक्सपियर के फेलो एक्टर और फ्रेंड थे जॉन हेमिंग और हेनरी कंडेल, इन्होंने ही पब्लिश कराया था। इन्होंने ही कैटेगराइज भी किया था, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले। कई बार क्वेश्चन बनता है कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस को कैटेगराइज कौन करता है, कौन ट्रेजेडी है, कौन कॉमेडी है, कौन आपका हिस्ट्री प्ले है, तो जॉन हेमिंग और हेनरी कंडेल ने ही इसको कैटेगराइज भी किया था। इसके अलावा 3 फोलियो और आते हैं, जिनमें सेकेंड फोलियो आता है 1632 में, जिसमें एलॉट, विलियम एस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मैगन, जॉन स्मिथविक, ये इसके मेन फिगर होते हैं सेकेंड फोलियो के। थर्ड फोलियो आता है 1663 को, जिसको फिलिप कैटविंड ने इसको किया था। फिर फोर्थ फोलियो आता है 1685 को, आर बेंटली, ई ब्रॉस्टर, ई चार्सवेल एंड एच हैरिंगमैन, ये इसके प्रोमिनेंट फिगर थे, फोर्थ फोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल फिगर्स थे। तो ये 3 फोलियो और आता है फर्स्ट फोलियो के अलावा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे ना, 3 फोलियो इनके और आते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही फिगर है ग्लोब थिएटर का ना, ये जो फिगर आपको सामने दिख रहा है ये ग्लोब थिएटर का फिगर है। ग्लोब थिएटर कुछ ऐसा ही दिखता है ना, यही फिगर है ग्लोब थिएटर का। चलिए जी अब बात कर ले विलियम शेक्सपियर के अलग अलग प्ले के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कॉमेडीज के बारे में। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, टेमिंग ऑफ द श्रू, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द विंटर्स टेल, ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज है ना, ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज हैं। वहीं बात करें ट्रेजेडीज के बारे में विलियम शेक्सपियर की, तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरलाइनस, सेम्बलिन, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टाइमन ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, ये इनके ट्रेजेडीज हैं। और हिस्ट्री प्ले की बात करें तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट 1, 6 पार्ट 2, 6 पार्ट 3, हेनरी एट्थ, इसी के प्रीमियर के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लगी 1613 में, आपने पढ़ा। किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, ये इनके हिस्ट्री प्ले। फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले नहीं इंक्लूड होता, मैंने बताया पेरिक्लेस, और एक था द टू नोबेल किंग्समैन, जो कि कंबाइंड वर्क था, शेक्सपियर का अकेले का वर्क नहीं था, कंबाइंड वर्क था ना। अब बात करें विलियम शेक्सपियर के प्ले की टाइमलाइन के बारे में। मैंने बताया कि पब्लिशिंग डेट याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबकी एक है 1623। मुश्किल है क्या कब लिखा गया, कब प्रिंट हुआ, इस तरीके की जो अलग अलग डेट है वो कंफ्यूज करती हैं। तो एक एक करके समझते चलेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, कौन सा प्ले कब आया था, कौन शुरुआत में आया, कौन मिड में आया, कौन लास्ट में आया, ये भी पता चल जाएगा। तो इनिशियली अगर बात करें 1580 से 1590 के बीच में, तो द टेमिंग ऑफ द श्रू कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द शेक्सपियर्स अर्लीस्ट वर्क, सबसे शुरुआती वर्क में से एक माना जाता है। और कहा जाता है कि ये 1592 के पहले लिख दिया गया था ना, 1592 के पहले। 90 से 1600 के बीच में जो डिकेड था, इसमें क्या आया, तो हेनरी सिक्स पार्ट 2 आया, जो कि 1591 में लिखा गया ऐसा माना जाता है ना। एंड शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले बेस्ड ऑन इंग्लिश हिस्ट्री, और इंग्लिश हिस्ट्री पर लिखा गया शायद ऐसा माना जाता है विलियम शेक्सपियर का ये पहला प्ले था, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखिए। हेनरी सिक्स पार्ट 3, पार्ट 2 के तुरंत बाद ये लिखा गया था ना, और इसका शॉर्ट वर्जन पब्लिश हुआ था ऑक्टोबो फॉर्म में 1595 में। फिर इनका प्ले आया द टू जेंटलमैन ऑफ, ध्यान रखना इसी डिकेड की बात कर रहे हैं, 1590 टू 1600। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ना 1590s के आसपास लिखा गया था, जो कि फ्रांसिस मैरिस इसके बारे में जिक्र करते हैं। शेक्सपियर्स प्लेज 1598 में जो उनका आया था वर्क, फ्रांसिस मैरिस का 1598 में एक वर्क आया था लिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, उसमें ये मेंशन करते हैं। हालांकि इसका कोई फॉर्म एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली ये कौन सा 90s में 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, ये नहीं पता। 98 के पहले है ये पता है। चलिए, अच्छा ये तो वही बात हो गई जो ऊपर मैंने कहा, रिपीट हो गया। टाइटस एड्रोनिकस 1591-92 में लिखा गया था और पहली बार परफॉर्म हुआ पॉसिबली जनवरी 1594 में, ये पहली बार परफॉर्म हुआ। हेनरी सिक्स पार्ट 1, इसको कहा जाता है कि हैरी द सिक्स नाम से शुरुआत में लिखा गया था,
परफॉर्म हुआ था रोज थिएटर में 1592 में पहली बार। रिचर्ड थर्ड की बात करें तो कुड हैव बीन रिटन 1592 शॉर्टली बिफोर द प्लेग स्ट्रक, प्लेग के तुरंत पहले लिखा गया था। 1594 में जब ये थिएटर रीओपन होता है तो पहली बार ये परफॉर्म होता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स ये कहा जाता है पॉसिबली रिटन फॉर ग्रेज इन क्रिसमस फेस्टिविटीज फॉर द लीगल प्रोफेशन इन दिसंबर 1594, इसके लिए लिखा गया था 1594 के आसपास। लव्स लेबर्स लॉस्ट आता है इन एडिशन ऑफ द प्ले 1598 रेफर्स टू इट बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर हर हाइनेस, क्वीन एलिजाबेथ के सामने इन्होंने इसको वो किया था, प्रेजेंट किया था। दिस लास्ट क्रिसमस एंड मोस्ट स्कॉलर डेट इन 1595, कुछ स्कॉलर्स को 95 96 डेट देते हैं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि 98 में ये पहली बार ये प्ले आया था सामने, परफॉर्म हुआ था। फिर आता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसकी एक्चुअल कई बार डेट मिलती 1595-96। रेफरेंस इन एक्ट 1 सीन 2 टू कॉर्टियस बीइंग अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंज लॉयन मे अलूड टू एन इंसिडेंट इन स्कॉटलैंड 1594, क्योंकि इसमें एक घटना का जिक्र है लॉयन का, जो कि 1594 स्कॉटलैंड की एक घटना थी, तो उसको मेंशन किया जाता है, जिससे पता लगता है कि इस घटना के बाद का ये प्ले है। रोमियो एंड जूलियट, एस्ट्रोलॉजिकल एल्यूजन्स एंड अर्थक्वेक रेफरेंस में सजेस्ट कंपोजिशन ऑफ 1595-96, क्योंकि इसके पहले ही ये घटनाएं आपको देखने को मिलती है इंग्लिश हिस्ट्री में। रिचर्ड सेकेंड 1595-96 डेट दी जाती है। डिस्क्राइब्ड इन 1601 एज ओल्ड एंड लॉन्ग आउट ऑफ यूज, 1601 में भी इसका जिक्र होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये लिखा गया था 1595-96 में। किंग जॉन 95 से 97 के बीच में लिखा गया था ना, पहले एनोनिमस आया था ये 2 पार्ट में 1591 में, बाद में शेक्सपियर ने इसको अपने हिसाब से फिर से वो किया, मॉडिफाई किया, और 1595-97 में आपके सामने वो वर्जन आया जो अभी आप पढ़ते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको पब्लिकेशन के लिए रजिस्टर किया गया था 1598 में, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि ये शायद 1596 या लेट 1596 या अर्ली 1907 में ये कंपोज किया गया था। 98 में ये दर्ज कराया गया था पब्लिकेशन के लिए कि इसको पब्लिश करना है, लिखा गया था 96-97 में। हेनरी 8 पार्ट 1 आता है, शायद इसको कहा जाता है 1596-97 में लिखा गया था और परफॉर्म भी हुआ था, लेकिन 1598 में ये रजिस्टर्ड हुआ था पब्लिकेशन के लिए, पब्लिश होने के लिए। हेनरी 4 पार्ट 2 1597-98 के अराउंड लिखा गया था एंड रजिस्टर्ड फॉर पब्लिकेशन इन 1600, और इसके दोनों पार्ट जो है वो बेस्ड थे किस पर, हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स पर। मच एडो अबाउट नथिंग की बात करें तो लेट 1598 में ये आया था, कंपोज हुआ था ना, लेट 1598 में, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो प्ले के जो एक्टर थे डॉगबेरी विलकैम्प, जिन्होंने डॉगबेरी विलकैम्प, ये कॉमिक एक्टर थे जिन्होंने 1599 में कंपनी छोड़ दी थी, उसके पहले ये परफॉर्म हुआ था, इसका मतलब ये 98 के अराउंड आया होगा। हेनरी 5 1599 इसकी डेट मिलती है लिखने की। एज यू लाइक इट टिपिकली डेटेड लेट 1599, इसकी भी डेट मिलती है। जूलियस सीजर 1599, इसकी भी डेट मिलती है ना, हालांकि 1598 में ये मेंशन नहीं था मैरिज के लिस्ट ऑफ प्लेस में, तो इसका मतलब है ये उसके बाद आया था ना। हालांकि इसको 1599 में टॉमस प्लेटर जो कि स्विस विजिटर थे वो इसको मेंशन करते हैं, इसका मतलब ये 1598 में नहीं था तो 99 में था, इसका मतलब 99 के अराउंड ये लिखा गया था। फिर आते हैं 1600 से 1610 के बीच में, हैमलेट आता है 1600, पब्लिश होने के रजिस्टर हुआ था कब, 1602 में लिखा गया था 1600 में, पब्लिकेशन के रजिस्टर हुआ था 1602 में, और ये एक एल्यूजन होता है जूलियस सीजर का जो कि 1599 में लिखा गया था। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एस्टिमेटेड 1597 से 1601 के बीच में था ना। ट्वेल्थ नाइट 1601 इसकी डेट मिलती है, 1601। ट्राइलस एंड क्रेसिडा 1601-02 इसकी डेट मिलती है। ओथेलो की डेट 1604 मिलती है आपको, और ये परफॉर्म हुआ था कब,
कोर्ट में नवंबर 1604 में, और वही इसकी डेट भी मानी जाती है। मेजर फॉर मेजर 1604, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1603 से 06 के बीच में ये लिखा गया था। टाइमन्स ऑफ एथेंस 1604 टू 1606 के बीच में है। किंग लियर आपका 1605-06 माना जाता है, और मैकबेथ आपका 1606 माना जाता है ना। तो अगर आप देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, क्या, हॉकिम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इन चारों को 1600 से 1610 के बीच में विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया। यानी ये जो इनका डिकेड था ना 1600 से 1610, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी का डिकेड था। इन्होंने ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इस समय प्रोड्यूस की विलियम शेक्सपियर ने। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1606-07, कॉरलाइनस 1608 डेट मिलती है, पेरिक्लिस 1608, हालांकि ये माना जाता है कि ये अंत तक कैसा रहा, ये अंत तक इनकम्प्लीट रहा और इसीलिए इसको ऐड नहीं किया फर्स्ट फोलियो में। सेम्बलिन इनका 1610 में आता है। अब बात करें आफ्टर 1610, 1610 के बाद इनके कौन से प्ले थे, तो एक तो 1611 में आया द विंटर्स टेल, मई 1611 में ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुआ था ये। द टेम्पेस्ट आया 1611 में, परफॉर्म्ड एट कोर्ट इन नवंबर 1611, यूजेस सोर्स मटेरियल अवेलेबल बिफोर ऑटम 1610। हेनरी 8 आया 1613 में, और इसी के प्रीमियर के दौरान 29 जून 1630 को आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में। हालांकि अगर कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का स्वैन सॉन्ग कौन सा है, स्वैन सॉन्ग कौन सा है, स्वैन सॉन्ग मतलब आखिरी रचना, तो वो टेम्पेस्ट को माना जाता है। इसका मतलब हेनरी 8 परफॉर्म हुआ लेट लेकिन कंपोज पहले हुआ है, ऐसा भी क्रिटिक आपके मानते हैं ना। इस स्वैन सॉन्ग किसको मानते हैं, टेम्पेस्ट को मानते हैं, विलियम शेक्सपियर का स्वैन सॉन्ग आखिरी रचना। द टू नोबल किंग्समैन 1613-1614 में आता है। चलिए ये तो हो गए प्ले, ये तो प्ले की चर्चा हो गई। आपके जितने भी प्ले विलियम शेक्सपियर के थे उनकी पब्लिशिंग डेट हम सबको पता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है किसमें, उनके प्रिंट डेट की या उनके रिटन डेट की या उनके परफॉर्मेंस की, इस पर कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश मैंने करी, मैंने आपको एक लिस्ट पूरी दिखा दी। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं या अपने नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ताकि आपको इस पर जब क्वेश्चन बने तो आपको पता हो। इसके अलावा अब बात करें सोनेट की, इसके अलावा सोनेट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं। कितने सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर के हैं, और मोस्टली इसमें से सोनेट 1592 से 98 के बीच में लिखे गए हैं, और सारे सोनेट 154 के 154 एक साथ पब्लिश हुए कब, 1609 में टॉमस थोर्प के द्वारा। टी मैंने पहले भी जिक्र किया इनका, टी टॉमस थोर्प के द्वारा। अब इसमें देखिए डिवाइडेशन कैसा होता है, शुरू के 126 सोनेट जो है वो फेयर यूथ के लिए ना, अपने दोस्त को समर्पित करते हैं ये, जो कि स्पिरिचुअल लव को दिखाते हैं। जो 26 है यानी 127 से लेके 152 तक, ये इन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किया है, जो मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की बिलोवेड थी, जिनसे इनको धोखा मिला था ना, डार्क लेडी के लिए लिखा जाता है। और इसमें इन्होंने फिजिकल लव की बात की है, ध्यान रखना, सोनेट 1 से 126 तक स्पिरिचुअल लव की बात है, 127 से 152 तक फिजिकल लव की बात है, और सोनेट नंबर 153, 154 ये भी लव सोनेट ही हैं, लेकिन ये किसको एड्रेस करके और डेडिकेट किए गए हैं, क्यूपिड। क्यूपिड कौन है, क्यूपिड को हम बोलते हैं गॉड ऑफ लव। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि विलियम शेक्सपियर के कौन से वो 2 सोनेट हैं जिनकी थीम सेम है, तो ध्यान रखिएगा 153, 154 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 153, 154 इन सबको एक साथ पब्लिश कराया किसने, टॉमस थोर्पे ने 1609 में। और ये भी कहा था, आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट है वो सोनेट 1, सोनेट 2, सोनेट 3, सोनेट 4 ऐसे करके हैं। तो एक फैक्ट और भी निकल के आता है कि एक्चुअली विलियम शेक्सपियर ने ये तय कभी नहीं किया कौन सा सोनेट पहला होगा कौन सा बाद में। टॉमस थोर्पे को जिस ऑर्डर में सोनेट मिलते गए उन्होंने उसी ऑर्डर में उनकी नंबरिंग कर दी 1, 2, 3। इसीलिए आप कई बार देखते हैं सोनेट नंबर 117 जो है वो सोनेट नंबर 554 से कनेक्ट हो जाता है ना,
आपको लगता है कि ये दोनों एक जैसे लिखे गए, ये इसी का एक्सटेंशन है, ऐसे करके मिलता है, क्योंकि टॉमस थोरपे ने क्रम नहीं, जिस क्रम में उनको सोनेट अवेलेबल होते गए उसी क्रम में उन्होंने उनको एडजस्ट कर दिया, उसी क्रम में लिख दिया। विलियम शेक्सपियर ने कभी भी सोनेट का सीक्वेंस तय नहीं किया, और विलियम शेक्सपियर को उसके पब्लिकेशन के बाद पता लगा कि ये सोनेट पब्लिश हो गए हैं ना, लेकिन विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है उनका हमेशा सिग्नेचर था, जो हो जाता था फिर वो उसको छेड़ते नहीं थे, जो हो गया सो हो गया ना, अब लोग अपना समझेंगे, वो इस तरीके का नेचर। तो इसको ऑर्डरिंग किसने करी इसकी, टॉमस थोरपे ने, नॉट विलियम शेक्सपियर, ध्यान रखिएगा, इसीलिए वो बेतरतीब क्रम में आपको सोनेट मिलते हैं। अच्छा, अब बात करें थीम की, सोनेट्स के थीम की, तो लव, फ्रेंडशिप, लॉस ऑफ लव, फॉरगिवनेस, ये कुछ थीम मिलती हैं सोनेट में। और ये पेट्रोर्चन सोनेट से बिल्कुल डिफरेंट थे, जो इनके सोनेट्स थे वो पेट्रोर्चन सोनेट से बिल्कुल डिफरेंट थे। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो 14 लाइन के थे ना, जिसमें 3 क्वार्टरन और एक कपलेट होता है। क्वार्टरन हम बोलते हैं 4 लाइन स्टैंजा, और कपलेट हम बोलते हैं 2 लाइन्स स्टैंजा ना, यही बोलते हैं, जिसमें 3 क्वार्टरन यानी 4 लाइन के 3 क्वार्टरन और 2 लाइन का एक कपलेट होता था, टोटल 14 लाइन्स। राइम स्कीम जो शेक्सपियरियन सोनेट की, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, राइम स्कीम थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। राइम स्कीम का मतलब कौन सी लाइन किसके साथ मैच करती ना, सपोज जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मैंने ऐसे लिख दिया, तो अगर पहली वाली लाइन तीसरी वाली लाइन से राइम कर रही है तो पहले वाले को ए बोलेंगे, फिर तीसरे वाले को ए बोलेंगे, क्योंकि सेम राइम है। दूसरा वाला अलग, अगर अलग राइम कर रहा है तो उसको बी बोलेंगे, और चौथा वाला सेम राइम कर गया दूसरे वाले से तो उसको बी बोलेंगे, ए बी ऐसे हो जाए। ऐसे ही सी डी, ऐसे ही ई एफ और जी जी कपलेट जो है वो आपस में राइम करते थे, इसलिए उनको जी जी राइम स्कीम दिया गया। चलिए, तो ये थी विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं ना। मैंने कोशिश किया इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, वो आप तक सही तरीके से पहुंचाई जाए। लेकिन मैंने फिर, जैसे शुरुआत में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, एक सेशन में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर और भी सेशंस आपके लिए लेकर आए, ताकि आप विलियम शेक्सपियर को और बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक ऐसा फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे ना, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना हो। तो एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे, तब तक हम नया सेशन लेके आएंगे और कुछ और बेहतरीन जानकारी आपको देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड फैक्ट्स आपको, नोट्स या क्विजेस आपको मिले, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए ना। अपने टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, टाइप कर दीजिए इसको इंग्लिश लिटरेचर बाय आशुतोष सर, आपको मिल जाएगा। ये पूरा टाइप कर देंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल से जुड़ जाएंगे, जिस पर टाइम टू टाइम आपको क्विजेस मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे ना, क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो उससे जरूर जुड़िए आप। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।